नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे भारत और चीन झड़प की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से झड़प में शहीद हुए जवानों को आज श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत उकसाने की कार्रवाई का हर हाल में जवाब देने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत अपनी अखंडता को लेकर प्रतिबद्ध है और इससे कोई समझौता नहीं होगा। इस दौरान शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। पीएम ने कहा कि हमारे जवान मारते मारते शहीद हुए हैं। हमने अपनी क्षमताओं को साबित किया है और किसी को भी भ्रम में नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने दोहराया कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन जो उकसाएगा उसे जवाब दिया जाएगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। गलवान घाटी में मध्य प्रदेश के रीवा जिले के भी एक जवान शहीद हुए हैं। जिले के मनगवा थाना इलाके के फरिंदा गांव में रहने वाले जवान दीपक सिंह घटना में शहीद हुए हैं। जैसे ही ये खबर उनके गांव पहुंची, इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। सैन्य अधिकारियों ने मंगलवार देर रात दीपक सिंह के पिता को उनकी शहादत की जानकारी दी। 30 साल के दीपक साल 2013 में सेना में भर्ती हुए थे। वो 16 बिहार रेजिमेंट के जाबाज सिपाही थे। 8 महीने पहले ही दीपक की शादी हुई थी। दीपक के बड़े भाई प्रकाश सिंह भी सेना में हैं और जैसलमेर बॉर्डर पर तैनात है। दीपक की आखिरी बातचीत दादी फूल कुमारी से हुई थी। दीपक ने कोरोना खत्म होने के बाद घर लौटने को कहा था, लेकिन शहादत की खबर आई। प्रदेश के बेटे की शहादत की खबर पाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी दुख जताते हुए ईश्वर से शहीद के परिवार को ये दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। तो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि देते हुए ये ट्वीट लिखा है। उन्होंने लिखा कि मां धरती के लाल, विंध्य के वीर योद्धा दीपक सिंह को चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ईश्वर हमारे वीर सपूत की आत्मा को शांति और परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। भारतीय चीन सीमा पर हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 जवानों को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी श्रद्धांजलि दी है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि लद्दाख में चीनी सेना के साथ संघर्ष में देश की सीमाओं की रक्षा में हमारे वीर जवानों की शहादत की खबर बेहद दुखदायी है। शहीद वीर सपूतों को नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति दें। पूरा देश उन शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा कि जवानों की शहादत की खबर बेहद दुखदायी है और इस दुख के समय उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। शहीद वीर सपूतों को उन्होंने नमन किया है। मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि देश में अब लॉकडाउन नहीं लगेगा। कोरोना के हालात को लेकर मोदी की राज्यों के साथ 3 महीने में ये 7वीं बैठक थी। कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन में
लाखों लोगों को ट्रेस किया गया है। आज देश का हर नागरिक वायरस के प्रति पहले से ज्यादा सचेत हुआ है। हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन सेक्टर, पब्लिक पार्टिसिपेशन पर इसी तरह से जोर देना होगा। आज की इस मीटिंग में 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए। बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। बैठक के बाद IBC 24 से खास बातचीत में नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार से गतिविधियों को सुरक्षित तरीके से शुरू करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। वहीं कोरोना की रोकथाम के लिए राज्यों को पीएम मोदी ने पूरी मदद का भरोसा भी दिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों से चर्चा लगातार जारी थी और प्रदेश सरकार से आज चर्चा मुख्यमंत्री के साथ में स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा पूरी VC में मौजूद है। सर, काफ़ी अहम ये मानी जा रही थी क्योंकि जो सुझाव मांगे जा रहे हैं आने वाले समय में कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार क्या कदम उठाए, लॉकडाउन को लेकर, अनलॉक को लेकर प्रदेश सरकार की क्या तैयारी, क्या कुछ बताया गया? सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज प्रारंभ होते ही लद्दाख, जो पूर्वी लद्दाख है, वहाँ हमारे सैनिक शहीद हुए, सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। ये 6वीं बैठक थी कोरोना के संघर्ष के बाद की। भारत बहुत अच्छी स्थिति में है, समय पर ट्रेसिंग की, समय पर ट्रीटमेंट किया और समय पर रिपोर्टिंग की, जिसके कारण से आज भारत में कोरोना का ग्राफ, मृत्यु दर खासकर बहुत कम हुई है। आज उसका भी एक मुख्यमंत्री जी का प्रेजेंटेशन हुआ। एक बात और आई थी कि ये भ्रम बार बार फैल जाता है कि लॉकडाउन दोबारा होगा। उन्होंने कहा कि अब लॉकडाउन होने जैसी कोई बात नहीं है, अब तो हमें अनलॉकडाउन की ओर ही बढ़ना है। इसके फेज़ 2 में हमें क्या सुधार करना है, फेज़ 3 में क्या करना है, फेज़ 4 में क्या करना है, इस तरफ बढ़ना। क्या है सर, गतिविधियों को लेकर क्या शुरू की जाए प्रदेश सरकार की ओर से, आपने बताया होगा, या कुछ संकेत केंद्र की ओर से? नहीं, अभी तो उन्होंने मांगे हैं सुझाव, इसके बाद देंगे हम बातचीत करके जिलाध्यक्षों की। केंद्र से मदद सर कुछ लगती है इस समय महामारी के दौरान, कुछ और सहायता? सभी मदद की उन्होंने, सभी को, मतलब हमारे मध्य प्रदेश को नहीं, पूरे देश के राज्यों को एश्योर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और उसके बाद साफ तौर पर उनका कहना है कि अब शायद लॉकडाउन की स्थिति ना आए, इस तरीके के संकेत प्रधानमंत्री ने दिए हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में 19 जून को 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा ने याचिका में पहले विधानसभा की खाली 24 सीटों पर उपचुनाव की मांग की थी। याचिकाकर्ता की दलील थी कि खाली सीटों पर विधायक नहीं होने से यहां की जनता को राज्यसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। इस पर निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि विधानसभा सीटें खाली होने पर राज्यसभा चुनाव टाल दिए जाए। समय पर राज्यसभा चुनाव करवाना उसका संवैधानिक दायित्व है, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने पाया कि राज्यसभा चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लिहाजा कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में दखल से इनकार कर दिया। अमन शर्मा इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये याचिका लगाई थी। विधानसभा में जब 24 लोग वोट नहीं डाल पाएंगे तो ऐसी स्थिति में इस वैकेंसी की वजह से राज्यसभा के चुनाव विधानसभा के बाई इलेक्शंस के बाद कराए जाने चाहिए। कोर्ट ने इस रीजनिंग को मानते हुए ये याचिका खारिज की है। अब 19 तारीख को जो राज्यसभा के चुनाव है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। राज्यसभा चुनाव को लेकर आज भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में मॉक पोल के जरिए विधायकों को वोट करने की जानकारी दी गई, लेकिन बैठक में पार्टी के 6 विधायकों के साथ ही सपा, बसपा, निर्दलीय मिलाकर सभी 7 विधायक शामिल नहीं हुए। गायब रहने वाले विधायकों में लक्ष्मण सिंह, केपी सिंह, वीर सिंह भूरिया, रवि जोशी, बाल सिंह मेड़ा। लिहाजा आज फिर दोपहर 12 बजे विधायक दल की बैठक हुई और फिर दोबारा मॉक पोल कराया गया। बैठक में सपा, बसपा समेत निर्दलीय विधायकों को भी बुलाया गया है। कांग्रेस का दावा है कि राज्यसभा की दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। वैसे राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की राह आसान नहीं दिख रही है। दरअसल बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी मैदान में है, तो कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अब प्रदेश में विधायकों का जो गणित है उससे बीजेपी 2 सीट जीत सकती है, वहीं कांग्रेस के हाथ जीत तभी लगेगी
जब 4 निर्दलीय, 2 बसपा और 1 सपा के साथ 5 बीजेपी विधायकों के वोट भी मिले। लेकिन ये फिलहाल कांग्रेस के लिए मुश्किल ही नजर आ रहा है। एक बड़ा मीटिंग होने दीजिए, उसके बाद ये इशू आएगा। निर्भर करेगा कौन किधर वोट करेगा। जहाँ तक आपने निर्दलीय विधायकों का बात कही है, ये उस समय डिपेंड करेगा। सभी जो हमारे विधायक हैं एक साथ मिलकर वोट करेंगे और मुझे तो ये भी विश्वास है कि जिन विधायकों ने कांग्रेस सरकार को समर्थन किया था वो भी कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे। दोनों प्रत्याशी, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो चाहे फूल सिंह बरैया जी हो, दोनों का कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा महत्व है और पूरा प्रयास के साथ हम काम करेंगे। प्रश्न है राज्यसभा के चुनाव की। मैं मानता हूं कि सारे विधायकों को जो मॉक पोलिंग के अनुसार एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है वो भी हुआ। पूरी तैयारी है, सारी तैयारी है। कांग्रेस पार्टी तो जीती थी वो सीटें। मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी अपने विधायकों को एकजुट रखने की कवायद में जुटे हुए हैं। कल होने वाली बीजेपी विधायक दल से पहले आज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी विधायकों के लिए डिनर का आयोजन किया है। डिनर डिप्लोमेसी के बहाने बीजेपी भी अपने और सहयोग करने वाले विधायकों की संख्या को जानेगी। वहीं कल बीजेपी विधायक दल की बैठक भी है, जिसमें राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन से। नवीन, बस कुछ ही दिनों में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर के कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही तैयारी में जुटे हुए हैं। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक है, लेकिन उससे पहले आज डिनर पॉलिटिक्स होगी। वहीं आज कांग्रेस की अगर बात की जाए तो एक तरह से मॉक पोल किया गया, लेकिन 6 विधायकों के साथ बसपा की बात हो या फिर सपा की बात हो, वो विधायक नजर नहीं आए। तो आप किस तरह से देखते हैं कि दोनों ही जो पार्टी है वो दोनों ही राज्यसभा चुनाव के लिए गुणागणित में जुटी हुई है? देखिए आकांक्षा, मध्य प्रदेश में 19 तारीख को राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तैयारियां आखिरी फेज में हैं। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में 6 विधायक गैर हाजिर रहे। ये 6 सीनियर मोस्ट विधायक हैं। इनमें केपी सिंह हैं, लक्ष्मण सिंह हैं और पांचीलाल मीणा हैं, पिटलावत से कांग्रेस के विधायक है, वीर सिंह भूरिया हैं। ऐसे 6 विधायक जो है गैर हाजिर रहे हैं। हालांकि इन्होंने अपने गैर हाजिर होने की सूचना संगठन को दे दी थी। इनके घर में या इनके परिवार में जो भी परेशानियां रही हों, ये कारण इन्होंने बता दिया था। हालांकि एक बार फिर कांग्रेस विधायक दल ने कल कांग्रेस संगठन ने कल फिर विधायक दल की बैठक कॉल की है। कल 12 बजे फिर से बैठक होनी है। आज जो मॉक पोल हुआ, उस मॉक पोल में कई सारे विधायक शामिल नहीं हुए थे। इस लिहाज से कल दोबारा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और विधायक दल की बैठक में एक बार फिर से मॉक पोल होगा और सभी 7 जो विधायक हैं, निर्दलीय, सपा, बसपा, उन सभी विधायकों को बुलाया गया। देखना दिलचस्प होगा कल 12 बजे क्या ये सभी विधायक आते हैं। चूंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद से ये सभी विधायक बीजेपी नेताओं के इर्द गिर्द नजर आने लगे थे। चाहे समाजवादी पार्टी के विधायकों की बात करें, बसपा की बात करें या फिर निर्दलीय विधायकों की बात करें, तो सभी की नज़दीकियां लगातार बीजेपी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी सरकार के साथ नजर आने लगी थी। तो ऐसे में कांग्रेस ने कॉल जरूर किया है, लेकिन कल देखना होगा 12 बजे क्या ये बैठक में शामिल होते हैं और कांग्रेस के फेवर में राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग करते हैं। हालांकि कांग्रेस के तमाम जो लीडर हैं, तमाम बड़े नेता हैं, उनको उम्मीद है कि सभी 7 विधायक जो निर्दलीय हैं, बसपा के हैं, सपा के हैं, सब कांग्रेस के प्रत्याशियों के फेवर में वोट करेंगे। और सभी पूर्व मंत्रियों के, सभी नेताओं का यह भी दावा है कि दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया दोनों ही राज्यसभा कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के लिए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस के लिए दूसरी सीट थोड़ी टफ है, बहुत आसान नहीं है कांग्रेस की राह, लेकिन फिर भी कांग्रेस के पास कांग्रेस का दावा है, उनका कॉन्फिडेंस है, उनको कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी के विधायक फूल सिंह बरैया के लिए क्रॉस वोट करेंगे और उनके हक में वोट डालकर उनको राज्यसभा भेजेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की भी तैयारियां जोरों पर हैं। आज बीजेपी इस वक्त बीजेपी कार्यालय में विधायकों को बुलाया गया है। हालांकि अनौपचारिक बैठक जरूर है, लेकिन आज सभी विधायकों को बुलाया गया है और इस बैठक के बाद भोजन भी है, डिनर भी होगा। प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, जो कि पर्यवेक्षक की भूमिका में है बीजेपी की तरफ से, केंद्र की तरफ से, तो वो भी पहुंचे हुए हैं। साथ में वीडी शर्मा होंगे, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष होंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे, संगठन मंत्री सुहास भगत होंगे और तमाम जो बीजेपी के 107 विधायक हैं, सभी को न्योता भेजा गया। सभी
को बुलाया गया है और एकजुटता दिखाने की कोशिश एक तरीके से बीजेपी की होगी। हालांकि जैसे जैसे कांग्रेस ये दावा कर रही है कि बीजेपी के कुछ विधायक क्रॉस वोट कर सकते हैं, तो ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें भी थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं। इसलिए बीजेपी सभी विधायकों को एकजुट करने की कोशिश में है। अभी फिलहाल एक अनौपचारिक संदेश आलाकमान की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर सभी विधायकों को देंगे और कल शाम को 6 बजे औपचारिक विधायक दल की बैठक होगी। उस विधायक दल की बैठक में बताया जाएगा किस तरीके से वोट करना है। चूंकि बीजेपी में कई सारे ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुन के आए हैं, जिन्होंने कभी राज्यसभा के लिए वोटिंग नहीं की है, तो राज्यसभा की वोटिंग की बारीकियां और क्या एहतियात बरतना है और किस तरीके से एकजुट रह के वोट करना है, तो इन तमाम पेचीदगियों से वाकिफ कराएंगे प्रकाश जावड़ेकर और तमाम जो संगठन के अनुभवी नेता हैं। और सबसे बड़ी बात आकांक्षा की दोनों ही पार्टियों की कोशिश है कि ऐसे मौके पर जब मध्य प्रदेश में लगातार पिछले 6 महीने से जोड़ तोड़ के सियासत जारी है, कोई किसी के विधायक तोड़ता है, कोई किसी के विधायक तोड़ता है, तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों की कोशिश है कि कम से कम अपने विधायकों को एकजुट रखा जाए। हालांकि ये बात जरूर है कि कांग्रेस के लिए जो दूसरी सीट है बहुत मुश्किल है, फूल सिंह बरैया, लेकिन फिर भी कांग्रेस के दावे हैं कि फूल सिंह बरैया राज्यसभा जाएंगे, कांग्रेस के टिकट पर उनकी भी जीत होगी, बीजेपी के विधायक उनको वोट करेंगे, कांग्रेस के विधायक तो उनके साथ हैं ही, साथ ही साथ जो 7 विधायक हैं निर्दलीय सपा बसपा के, जो अभी तक ये उनका रुख साफ नहीं हो पाया कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे या कांग्रेस के साथ रहेंगे, उनको कल कांग्रेस ने अपने विधायक दल की बैठक में तलब किया है। बिल्कुल नवीन, बैठकों का दौर लगातार जारी है और आज रात डिनर पॉलिटिक्स भी होने वाली है। ताजा तस्वीर भी हम आपसे जरूर देखेंगे और इसके साथ ही देखने वाली बात यह होगी कि जब परसों वोटिंग होगी उसके बाद रिजल्ट्स क्या आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर जीत के लिए तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी मजबूत उम्मीदवार की तलाश में है, उम्मीदवार भी ऐसा जो सिंधिया खेमे को कड़ी टक्कर दे सके। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रत्याशियों की तलाश का जिम्मा अपने हाथों पर ले रखा है। कांग्रेस और कमलनाथ की कोशिश है कि जो भी कैंडिडेट हो वो सिंधिया से जुड़ा हुआ ना हो, लिहाजा दावेदारों की तफ्तीश और उनकी प्रोफाइल खंगालने का काम भी संगठन बारीकी से कर रहा है। कांग्रेस ऐसे मौके पर रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि उसे डर है कि अगर सिंधिया से जुड़े किसी नेता को टिकट मिलता है और वो जीत जाता है तो पार्टी को फिर उपचुनाव में जाना पड़ सकता है। सिंधिया के संसदीय क्षेत्र की चंदेरी विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान ने दावा किया है कि पार्टी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी सर्वे करा रहे और जो जिताऊ प्रत्याशी है उसको टिकट दिया जाएगा। सीधा सीधा इन पर ये आरोप है और इनने सबने पैसे लेकर इस्तीफे दिए। जनता इन्हें कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, न स्वीकार करेगी। 24 की 24 सीटें कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और 24 की 24 सीटें चुनाव होगा, जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी और कमलनाथ जी दोबारा से सीएम बनेंगे। अब मध्य प्रदेश की खबरें देखेंगे सरपट अंदाज में। मध्य प्रदेश कांग्रेस उपचुनाव के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी किया है जिसमें सिंधिया को राजद्रोही और गद्दार बताया जा रहा है। बीजेपी से कांग्रेस में आए प्रेमचंद गुड्डू की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल सामवेर से प्रेमचंद गुड्डू के खिलाफ अपनी नाराजगी लेकर बनाई गई समाज से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता पीसीसी चीफ कमलनाथ से मिलने पहुंचे। कमलनाथ से मुलाकात कर बलाई समाज ने गुड्डू के बजाय निर्णायक भूमिका वाले बलाई समाज के प्रतिनिधि को टिकट देने की मांग की है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस मोर्चा खोलने की तैयारी में नजर आ रही है। मॉनसून सत्र में कांग्रेस विधायक दल कोरोना को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग करेगा, जिसमें कोरोना महामारी को रोकने के लिए शिवराज सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों और खर्चों की जानकारी की मांग की जाएगी। एमपी की 24 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस के सर्वे पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि सर्वे के आधार पर दावेदारों से धोखाधड़ी की कोशिश की जा रही है। हाटपिपलिया सीट पर कांग्रेस के दावेदारों को प्रशांत किशोर के नाम पर फोन आ रहे हैं। सर्वे में नाम ऊपर लाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, जिसकी शिकायत पुलिस तक पहुंच गई है। भोपाल में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आज सभी विधायकों के लिए डिनर पार्टी रखी गई है, जिसके लिए सुबह से ही तैयारियां चल रही है। लेकिन इस दौरान कोरोना के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को नजरअंदाज किया गया। ना तो टेंट लगाने वाले लोगों ने मास्क पहना और ना ही कार्यालय की तरफ से उन्हें कुछ कहा गया। भोपाल के निजी अस्पतालों को करोड़ों रुपयों का फायदा पहुंचाने के लिए आरोप की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। राज्य सरकार ने जवाब पेश करने के लिए कोर्ट से 2 हफ्ते का समय मांगा है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि वो कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बनाई गई केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मद्देनजर अपना जवाब पेश करेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।